Hello 11th class commerce. This is Rahul Soni, PGT Accounts, TAVP School, Amet. This session is summary of NCERT book chapter number 1st, Introduction of Accounts. In this chapter, today we discuss the basic terminology related with the accounting. So student, let's start. First is sales. The goods purchased for the purpose of sale, when transferred to the other party after adding some profit, are known as sale. It means जब कोई पर्सन किसी गुड्स को सेल करने के पर्पज से परचेज करता है एंड देन उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके उसको अदर पार्टी को ट्रांसफ़र कर देता है, देन हम उसे बोलते हैं सेल. क्लियर है ना? So, in short, when a businessman transfer to goods, adding some profit for purpose of sale is known as sale. Next is sales return. The goods returned by purchaser to the businessman due to some reason are known as sales return. For example, purchaser is you and बिजनेसमैन इज़ मी. मीन्स आपने मेरे से कुछ परचेज किया है एनी कमोडिटी, देन किसी रीज़न से अगर आप उस गुड्स को मुझे रिटर्न कर देते हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न. नेक्स्ट इज कैपिटल. इट मीन्स द मनी इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन द बिजनेस, इट इज़ नॉन एज कैपिटल. जब भी कोई पर्सन अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगा करके बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस कंडीशन को, उस मनी को हम यहाँ पर बोलते हैं कैपिटल. नेक्स्ट इज ड्राइंग. द विड्रॉवल ऑफ कैश और गुड्स बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग. इट मीन्स यहाँ पर इस कंडीशन में आज मैं खुद अपने आप को बिजनेसमैन समझ रहा हूँ, तो जब मैं खुद अपने बिजनेस में से कुछ पैसा या कुछ गुड्स विड्रॉल करता हूँ अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग. नेक्स्ट इज डेटर्स. डेटर्स, अ पर्सन हु ओन्स अमाउंट टू द एंटरप्राइज एंड अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज डेटर्स. जब कोई पर्सन आपसे क्रेडिट सेल करता है, फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन मैं हूं ना, तो मैंने कोई कस्टमर मुझसे अगर क्रेडिट सेल करता है, आपने आके मुझसे मैंने आपको क्रेडिट सेल किया है, जैसे राहुल सर ने निखिल को क्रेडिट सेल किया है, और उस कंडीशन में निखिल राहुल सर का डेटर्स हो जाएगा. ओके, सो अ पर्सन हु ओन्स अमाउंट टू द एंटरप्राइज एंड अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल की कंडीशन में उसे हम बोलते हैं डेटर्स. डेटर्स का मतलब यहाँ पर कस्टमर भी होता है. निखिल मेरे लिए डेटर्स है और मैं निखिल के लिए क्रेडिटर्स हूँ, बिकॉज जैसे मैंने निखिल को गुड्स क्रेडिट पर सोल्ड किया है, सिमिलर निखिल ने मुझसे गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया है, तो निखिल अपनी बुक में एंट्री करेगा राहुल सर को एज अ क्रेडिटर्स, और राहुल सर अपनी बुक में निखिल की एंट्री करेंगे एज अ डेटर्स. सो नाउ सी द नेक्स्ट इज creditors. A person to whom an enterprise owns amount an account of credit purchase of goods and service is known as creditors. क्लियर है ना बच्चों? मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स को सिंपली मीनिंग ये आप ये समझ लो मेरे से, जैसे मैंने निखिल को अगर गुड्स क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड किया है तो उस कंडीशन में मेरे लिए निखिल कौन बन गया? अभी मेरे लिए निखिल बन गया है डेटर्स, और निखिल की बुक में मैं कौन हूँ? क्रेडिटर्स, बिकॉज निखिल ने मुझसे क्या किया है? परचेज किया है. कैसे परचेज किया है? क्रेडिट पर परचेज किया है. तो आपको एंट्री ओनली फॉर किसी एक की बुक में करनी है, या तो बिजनेस राहुल सर की बुक में करनी है या निखिल की बुक में आपको एंट्री करनी है. तो जिसके भी बुक में एंट्री करते हो उसमें अपने आप को समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं. जैसे राहुल सर की बुक में एंट्री करोगे तो आपको समझ लेना है कि राहुल सर क्या कर रहे हैं? सर क्रेडिट सेल कर रहे हैं, इट मीन्स निखिल सर का डेटर्स है. निखिल की बुक में एंट्री करोगे तो देखो कि निखिल क्या कर रहा है, निखिल क्रेडिट परचेज कर रहा है, इट मीन्स निखिल क्या है,
निखिल के लिए राहुल सर कौन है? क्रेडिटर्स। क्लियर है ना स्टूडेंट? यस सर। स्टूडेंट, एक ये मैंने आपको इमेजेस के थ्रू इसको और क्लियर करने की कोशिश की है। देखो आप, डेटर्स इज अ पर्सन बट बॉडी एंड अदर फॉर्म ऑफ पार्टी इन द ट्रांजैक्शन विच ओव्स अमाउंट टू द अदर पार्टी। ये देखो बच्चों, जो पैसा देने वाला है वो तो है डेटर्स, और जो पैसा लेने वाला है वो है क्रेडिटर्स। देखो ना इमेजेस, देखो आप, क्लियर हो जाएगा। देखो, जो पैसा दे रहा है वो डेटर्स, डेटर्स मतलब कस्टमर, और जो पैसा ले रहा है वो कौन है? बिजनेसमैन जो पैसा ले रहा है। तो देने वाला हो गया डेटर्स और लेने वाला हो गया क्रेडिटर्स। अच्छी लगी ना इमेज? यस सर। नेक्स्ट इज, ये भी मैंने आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स का ये दोनों टर्म्स ऐसी था कि जहाँ पर बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो उसके लिए मैंने उन्हें एक यहाँ पर डिफरेंस बता दिया है कि डेटर्स और क्रेडिटर्स में क्या डिफरेंट है। पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर liable to pay money to a firm are called debtors. Okay, person or organizations to whom the firms is liable to pay money are called creditors. Nature, they have debit balance to the firm. Creditors, they have credit balance to the firm. Payment are received from them. Creditors, payment are made to them, so they are so as a asset in the balance sheet under current asset. Creditors, they are so as a liability in balance sheet under current liability. Now, outstanding expenses. Outstanding expenses to those expenses, इसको दोज करना, those expenses which relate to current year but not paid in current year is known as outstanding expenses. ऐसे खर्चे जो करंट ईयर से रिलेटेड है बट करंट ईयर में उनको हम पेड नहीं करते हैं, उन्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज अर्न इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। दोज इनकम रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर बट रिसीव्ड इन करंट ईयर इन केस इज नोन एज अर्न इनकम। ऐसी इनकम जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है बट हमारे को करंट ईयर में मिल जाती है, उसे बोलते हैं अर्न या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। स्टूडेंट, ये आपके एडजस्टमेंट हैं जो हमारे को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद में इनका इफेक्ट करना होता है हमारे फाइनल अकाउंट के अंदर। तो एडजस्टमेंट में 2 एक्सपेंसेस है और 2 इनकम है। फर्स्ट एक्सपेंसेस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सेकंड एक्सपेंसेस इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। 2 इनकम के अंदर अर्न इनकम और अक्रूड इनकम, मीन्स इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग इनकम। ये देखो आप, अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम, दोज इनकम विच वी विल अर्न इन करंट ईयर बट नॉट रिसीव इन केस इज नोन एज अक्रूड इनकम। इफेक्ट शो इन असेट साइड, सेकंड इफेक्ट इंक्रीज इन कैपिटल। नेक्स्ट इज prepaid expenses. Those expenses related to next year but paid in current year is known as prepaid expenses. Effect decrease in cash or second effect show in asset side. So ये 4 आपके एडजस्टमेंट है जो काफ़ी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, रिपीटेडली आएंगे आपके। तो उसके बाद हम बात करते हैं असेट्स की। Assets are valuable things owned by business. Which were acquired at a measurable money cost. मीन्स ऐसी वैल्यूबल थिंग्स होती है जो हमारे बिजनेस पर उनका ओन होता है, उनका अधिकार होता है, और इनको कुछ हमने कॉस्ट दे करके उनको मनी में मेज़र कर सकते हैं। ओके, उन्हें बोलते हैं असेट्स। फॉर एग्जांपल, आपके बिजनेस में बिल्डिंग है, आपके बिजनेस की फर्नीचर है, आपके बिजनेस में एक कार है, एक बाइक है या स्कूटी है या कोई ट्रक है। ओके, तो आपके पास कैश पड़ा है, आपके पास बैंक का बैलेंस है, आपके पास डेटर्स हैं, आपके पास, तो ये सब को हम क्या बोलते हैं? इन सब को हम बोलते हैं असेट्स बोलते हैं सबको, बिकॉज ये सब हमारे बिजनेस में क्या करते हैं, इन सब के बिजनेस में ओनरशिप होती है, वैल्यूबल थिंग्स होती है। ये थिंग्स होती है एक तरह की वस्तुएं होती है जो वैल्यूबल है ये। ओके,
So following features of assets: first is assets are valuable, second owned by business, third acquired at money cost. Type of assets: there are जनरली 6 टाइप: करंट असेट, फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड के अंदर 2 है, टेंजिबल, इनटेंजिबल और ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। अभी 11th में आपके ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का इतना नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, सो हमने वहाँ पर आपके लिए बना दिया फिक्टिटियस असेट्स। बट इनको मैं फास्टली कवर करने के लिए मैंने आपके पास एक एग्जाम्पल की पूरी मैंने लिस्ट दे दी है। करंट असेट के एग्जाम्पल है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल। एंड फिक्स्ड असेट्स नॉन करंट असेट के एग्जाम्पल है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ओके, अब टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कंप्यूटर, ट्रक, ऑल आर टेंजिबल, जिनको हम देख सकते हैं और उनको सीन कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। ओके, उन्हें बोलते हैं टेंजिबल। इनटेंजिबल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्रांड नेम। ओके, ऑल आर इनटेंजिबल असेट्स। ऑपरेटिंग असेट्स जिनसे हम बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, केस, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्लांट, इक्विपमेंट। ओके, एंड नॉन ऑपरेटिंग असेट गुडविल, पेटेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। स्टूडेंट, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर करंट असेट बनाया है आपके लिए, फिक्स्ड असेट्स आपके लिए बनाया है, और हमने आपके लिए बनाया है टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स हमने आपके लिए यहाँ पर इसको नोट किया है। अलग अलग रिफ्रेशर बुक अलग अलग तरीके से अपने असेट्स के टाइप को यहाँ इंपॉर्टेंस देती है, बट मेनली कैटेगराइज अगर करते हैं तो 2 टाइप की असेट होती है, करंट असेट और नॉन करंट असेट। नॉन करंट के असेट के अंदर ही उसके सब हेड होते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। ओके, नॉन करंट असेट का मतलब ही होता है फिक्स्ड असेट। क्लियर है बच्चों? यस, ये कुछ इमेजेस के साथ में मुझे इसके एग्जांपल मिल गए थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एडिशनली बता दिया है। अदरवाइज मेरे नोट्स के अंदर प्रॉपरली मैंने सब कुछ 100% आपको कंप्लीट बता रखा है वहाँ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज लायबिलिटी। क्लेम ऑफ ओनर कैपिटल एंड एक्सटर्नल पार्टी अगेंस्ट द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर नोन एज लायबिलिटी। ओके, मीन्स या तो ओनर कैपिटल, अपनी ओनर की कैपिटल, ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया कैपिटल, और एक्सटर्नल पार्टी, किसी एक्सटर्नल पार्टी को हमारे को कुछ पेमेंट करना है फ्यूचर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल। ओके, सिंपल लायबिलिटीज़ की मैंने डेफिनेशन नोट करके मीनिंग बता रखा है उसका। एन अमाउंट पेड टू द आउटसाइडर इन नियर फ्यूचर इज नोन एज लायबिलिटी। अगेन आई रिपीट, एन अमाउंट पेड टू द आउटसाइडर in near future is known as liability. ओके, जब आपको किसी आउटसाइडर को फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कोई अमाउंट पेड करना है, देन हम उसे बोलते हैं लायबिलिटी। लास्टली, टाइप ऑफ लायबिलिटी, देयर आर 4 टाइप: एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सो स्टूडेंट, इसके अलावा भी मैंने आपको लगभग कुछ और एडिशनली यहाँ पर मैंने टर्मिनोलॉजी आपके नोट्स के अंदर मैंने बता रखी है बच्चों, जैसे डेप्रिसिएशन है, जैसे आपके इसके अंदर एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, देन रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ओके, एडिशनली और जो भी मैंने आपको इसके मीनिंग्स बता रखे हैं, वो मीनिंग्स स्टूडेंट आपको, जैसे ये जो मीनिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये मीनिंग थोड़े ऐसे, ये मीनिंग रिपीटेडली, एक तो आपको ये वर्ड्स बार बार मिलेंगे इस बुक में, और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, इसलिए मैंने आपके सामने सबसे पहले इन टॉपिक्स को रखा है, इन टर्म्स को रखा है। और एडिशनल जो टर्म्स है उनको भी आप नोट करना, उनको आप समझना, जहाँ पर भी आपको डाउट आता है तो आप मुझसे बोलना, क्लियर करेंगे उन्हें भी हम। सो टर्मिनोलॉजी के अंदर जो मेन जो इम्पोर्टेंस, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, उनको हमने डिस्कस किया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा हमारा समअप भी पूरा। सो थैंक यू स्टूडेंट 11th क्लास, एंड बाय।